एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार करों का सलाम कराची स्टूडियो से कबूल कीजिए और वसतुल्लाह खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। बैरूनी साजिश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, अब इसका सामना कर रहे हैं बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन। और कभी अब देखना यह है कि क्या वो इस बैरूनी साजिश से निकल पाते हैं जिसमें वो खुद मुलविस हुए। मुझे तो ये लगता है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उनको सामना है बैरूनी साजिश की वजह से या नहीं, ये अभी डिटरमिन होना बाकी है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया कि बैरूनी साजिश की वजह से ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो जो लेके आए थे वो खान साहब ने आज उनको ये करके दिखा दिया कि उनको भी आज वही सामना करना पड़ा है। देखिए, जमहूरियत का हुस्न है कि आप सिर्फ हमारे खिलाफ साजिश नहीं करते बल्कि आप अपने खिलाफ भी करते हैं। तो एनीवे रिजीम चेंज, सही बात है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने 6 दिन के बाद दोबारा इस्लामाबाद आना था और आज़ादी मार्च निकालना था, डी चौक भी जाना था, मगर वो सारा प्लान जो है ख़त्म हो चुका है। अब वो वापस तो आ गए हैं बनी गाला, मगर अब उनके पार्टी ओहदेदारान जिनसे मेरी भी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि अब उनका इरादा ये नहीं है कि वो किसी भी किस्म का मार्च करेंगे या डी चौक पर धरना देंगे। वजह वो ये बताते हैं कि हुकूमत के इस वक्त जो हालात लग रहे हैं वो ख़ुद इतनी मुश्किल में है कि उनका नहीं ख्याल कि 3 से 4 महीने ये चल भी पाएगी। अब मसला ये है कि 3 से 4 महीने खैर चल पाती है या नहीं चल पाती। नवंबर तक का जो टाइम इनको था कि नवंबर से पहले खान साहब जो कह रहे थे कि हमें इलेक्शन करवाने दिए जाएं वरना जो है हमारे साथ मसला हो जाएगा, तो वो चीज़ भी अब लगता है कि ख़त्म हो गई है। हाँ, अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी तो मेरा ख्याल है कायम रहेगी कि जितना कर सकते हैं आप, और हुकूमत पर तो चलो है ही है, तमाम इदारों पर भी जितना आप प्रेशर डाल सकें ताकि कहीं से कोई ना कोई लाइन निकले। अच्छा, अब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि अभी हम बैठ के ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज़ ख़त्म हो गई है और सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल, अगले हफ्ते या अगले माह क्या कितने घंटे कितने आएंगे। अच्छा, अब हर जगह मुझे लग रहा है कि प्लानिंग तो चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज हुई, सेनेटर एजाज चौधरी और बिल्कुल इलाही के दरमियान भी मुठभेड़ हो गई। अच्छा, उसमें मसला ये हुआ है कि 17 जुलाई को पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात, और जिसमें वो जो 20 टर्न कोर्ट्स थे पीटीआई के, उनकी सीटें खाली हुई क्योंकि उन्होंने वोट हमजा शहबाज के हक़ में दे दिया। अब उनकी सीटों पर इलेक्शंस हो रहे हैं और पीटीआई ने भी कहा है कि वो इन ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और भरपूर तरीके से मुकाबला करेगी। तो आज जो है हुआ ये कि सेनेटर एजाज चौधरी ने ARY के 2 तस्वीर लगाई और उसमें उन्होंने बरादरान के जो साहबजादे हैं सालिक हुसैन और शाफे हुसैन, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से। और सालिक ने, आपको पता है कि इन्होंने वोट भी जो है PMLQ की जानिब से हमजा शहबाज से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चौधरी सालिक ने जो वोट है मरकज़ में वो उनको दिया PDM के और शहबाज शरीफ को दिया, जिसमें एक स्प्लिट पैदा हुई। तो उस पर फिर मोने सिलाही जो है वो आगे आए और उन्होंने जो है फिर उनको एक टॉन्ट कर दी एजाज चौधरी। जैसे आज़ादी मार्च में कुछ लीडरान ने थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी थी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो बात है, अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि काफ़ी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बहुत जो पंजाब के लीडरान हैं PTI के, वो शायद चाह रहे थे कि यार मुझे भी आप उठा ही लें तो बेहतर है, थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाएगी। अभी हाल में ही PTI ने पंजाब के जो सदर हैं शफकत महमूद, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने बीमारी की वजह से इस्तीफ़ा दिया है, मगर PTI के अपने ज़राए ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खफा थे इमरान खान, क्योंकि पंजाब से जिस तरह का क्राउड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे निकलना, वो नहीं निकल सका। ज़्यादातर क्राउड वो जो है खैबर पख्तूनख्वा से ही लेकर के आए। हाँ, और जो लिबर्टी वाला चौक वाला जो क्राउड था वो एक ऑर्गेनिक क्राउड था, वो वाला नहीं था कि जो पार्टी लीडरान अपने हलकों से बिल्कुल लेकर असेंबल कराएं। अब जाहिर है कि वो कह सकते हैं कि जी हमें रोका गया था, अरेस्ट हो रही थी, लेकिन ये भी एक रियलिटी तो है। हाँ, अच्छा, दूसरा मुझे लगता है कि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह,
वो इस बात पर मुसिर हैं कि नहीं, अगर पीटीआई जो है वो टिक के ना बैठे, क्योंकि आज भी वो ये कह रहे हैं कि जी बस एक दफ़ा, और कल ये उन्होंने सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स भी की थी जिसमें उन्होंने कहा जब इमरान खान वापस आए थे बनी गाला कि ज़रा आप तो आ गए हैं, मगर जैसे ही आपकी जो राहदारी ज़मानत ख़त्म होगी, जो 25 जून को ख़त्म हो रही है, तो यही जो पुलिस वाले आपकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं ये आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। अब अगर चीज़ें पैसिफाई हो रही हैं, यानी एहतजाज की तरफ नहीं जा रही, तो हुकूमत की अब कोशिश होगी कि नहीं यार, मतलब हाँ, ये ऐसे मज़ा नहीं आएगा। या फिर आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो गुड कॉप बैड कॉप ही खेला जा रहा है ना, कि मतलब यार ये देखें हमारे पास दाना भी पड़ा हुआ है और इसकी तो दिल्ली ख्वाहिश है कि आप सबको गिरफ्तार किया जाए, डियाला फेंका जाए, तो थोड़ा सा आप रीजनेबल भी हो जाओ। आपको क्या लगता है, वो सब गुड कॉप बैड कॉप या बैड कॉप वर्स कॉप खेला जा रहा है? गुड कॉप बैड कॉप तो हमेशा से हर हुकूमत जो है वो अपने हरीफ को नीचा दिखाने बल्कि मिट्टी में नाक रगड़वाने के लिए हर वक्त खेलती रहती है। नो एक्सेप्शन टू दैट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं सामने लाना चाह रहा हूँ और आई एम श्योर कि सोशल मीडिया पे आज चल रही है, मज़ेदार है, वो हैं कराची से जो पीटीआई के MNA हैं जी, अताउल्लाह एडवोकेट जी उन्होंने जी एक्चुअली सर वसत सॉरी आपकी खतरामी के लिए माजरत, उनकी क्लिप है हमारे पास, तो उनकी क्लिप चला देते हैं, तो फिर उसके बाद आप तो चलवा दो यार। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। अच्छा, ये दूसरा खुदकुश हमला है जो अभी तक पाइपलाइन में है। पहला कोहाट में जिन्होंने जलसे का एहतमाम किया था जिसमें बिजली चली गई थी और खान साहब ने उन्हें डांटा था। अच्छा, वो अभी वो जिन्होंने जान अभी तक अल्लाह को नहीं दी है, शहरियार आफरीदी साहब जी। हाँ, पहला उन्होंने कहा था कि अगर इस्लाम में हराम ना होता तो मैं अब तक खुदकुश हमला कर देता, लेकिन ये बात उस वक्त की है जब वो वजीर आजम थे इमरान खान। इन्होंने अताउल्लाह एडवोकेट ने कहा कि अगर बाल बीका हुआ तो खुदकुश हमला कर देंगे। अच्छा, मुझे इस पे कोई मसला नहीं है कि आप खुदकुश हमला करें ना करें, इट्स अ फ्री कंट्री, लेकिन किस पे करेंगे ये मुझे वजाहत नहीं मिल पाई है। और ये जो आपने कहा ज़रार साहब के खान साहब अब मार्च नहीं करेंगे और मुबशिर का भी यही ख्याल है और 3-4 महीने वो उनका ख्याल है कि ये गारंटी नहीं है, बोझ तले आके दबा जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो मार्च ना करने का फ़िलहाल फैसला है, ये जो हम एक तासुर लेते ना कि जी वो एक ज़िद्दी आदमी है, अड़ गए तो अड़ गए, तो ऐसा नहीं। और जिसे हम और हमारे जो हासिदीन हैं वो यू टर्न का ताना देते हैं, ये एक लचकदार रवैया है खान साहब का कि जब वो हालात को देखते हैं तो उस हिसाब से वो फैसला करते हैं। तो मैं तो हमेशा से आप दोनों की निस्बत इस रवैये का बड़ा मुरीद रहा हूँ खान साहब के। बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि खान साहब को भी रफ्ता रफ्ता ये बात, अब सियासत में ज़ाहिर है 26वां साल है उनका, उनको ये बात समझ में आ गई है कि भैया अखाड़े में जब आप उतरते हैं ज़ोर आजमाई को, तो पीछे जो कुश्ती का प्रमोटर होता है या हौसला अफजाई करने वाले होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अकेला पहलवान कब तक कसरत करेगा अखाड़े में, तो इशारों की ज़बान जो है उसकी देर होती है, उसको समझने की बात होती है। खान साहब की जगह अगर मैं भी होता तो मैं अब ठंडे दिल से गौर करता कि एक हुकूमत जो सिर्फ 2 मांगे के वोटों पे टिकी हुई है और उसका इंटरेस्ट ये भी है कि पंजाब में उनके जो वज़ीर आला हैं वो भी बचे रहें, और फिर उसका इंटरेस्ट ये भी है कि नैब और FIA जो पीछे लगी हुई है उससे थोड़ी जान छुटी रहे, तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अब यहाँ बिडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली बिड कर रहे हैं कि जी हम ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, और जो पिछली हुकूमत है वो तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे मरहले पे खान साहब अगर थोड़ी देर के लिए साइड पकड़ गए हैं तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की एक दलील है
हो सकता है आप दोनों इससे इत्तेफाक ना करें। ठीक है, बहरहाल सड़कों पे सुकून नहीं है। एक मैं थोड़ी सी करेक्शन नहीं इजाफा करना चाह रहा हूँ मुस्तफा साहब, ये थर्ड वुड बी सुसाइड बॉम्बर हैं, क्योंकि पहले तो वो ये आपने कहा जैसे शहरियार खान अफरीदी, फिर गुलाम सरवर और फिर अब ये तो एक लाइन है। और बिल्कुल अगर देखेंगे, अगर फटना है आपकी मर्जी है, आप बेशक फट जाए, लेकिन किसी दूर दराज इलाके में बेशक टिकटॉक पर अपलोड कर कहाँ फटेंगे, कहीं दूर यार, कहीं दूर, मतलब किस पे फटेंगे? अकेले ही फटोगे, किश्ती लेके समुद्र में चले जाओ। सही बात। अच्छा, दूसरा ये है कि सड़कों पे बाहर अगर पीटीआई नहीं है तो आज एक्स सर्विसमैन आ गए। और एक्स सर्विसमैन जो हैं वो साहब इस्लामाबाद आप वहीं गए हुए हैं, एक्स सर्विसमैन, मुझे तो लग रहा है आप भी वहीं कहीं घूम रहे होंगे, लगते तो हैं वैसे। हाँ, लगते भी हैं। तो ये वहां पर हुआ। मैं इस वक्त अपने हुलिये से आपको एक्स सर्विसमैन नहीं लग रहा? जी सर, यही आपकी तस्वीर मुझे नहीं आ रही, लेकिन मतलब नहीं आ रही, याद है कि आपको बहरहाल लग रहे हैं बिल्कुल। तो वहां पर पहले प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, फिर शायद प्रेस क्लब वालों ने कहा कि यार मतलब आपको पता है हम इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती यार, क्या हो गया? सर्विंग की इज्जत करते हैं तो खिदमत में सबसे आगे, खिदमत में सबसे आगे। तो जो वो बेचारे खैर बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने फिर कहा कि उनकी डिमांड ये है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो फिलफौर मुस्तफ़ी हों, मुल्क में इंतखाबात हों। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब वो मिले थे जनरल बाजवा साहब से तो उन्होंने उन्हें कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अब मुझे नहीं पता नहीं, लेकिन ये नहीं कहा ना कि 90 दिन स्टार्टिंग व्हेन। देखो बड़ी टेक्निकल बातें होती है ना, मतलब इलेक्शन कमीशन 90 दिन तो 2023 में भी आएंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, यू नो, या मैक्सिमम पीरियड तो 90 दिन ही होता है, प्रोवाइडेड के इलेक्शन अनाउंस हो जाए। और दूसरी बात है, कहने में क्या हर्ज है, ये तो है। अच्छा, वैसे ये एक चीज जमत करनी पड़ेगी कि यार क्या आपका जवाब है कि आपने उनको क्यों नहीं अंदर नेशनल प्रेस क्लब में? आई मीन ये जो विजुअल, और अगर मतलब देखो इस तरह आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना, आपने अंदर दाखिल होने से रोक दिया, बाहर कर लिया। अच्छा, बाहर, और फिर वो विजुअल्स और ज्यादा बेहतर होते हैं। और फिर ये कि चलो यार मतलब बूढ़े हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता, मतलब कौन सी ऐसी बात इस वक्त मुल्क में है जो हम कहें कि सेंसिटिव थी और नहीं हो रही। अब तो कुछ नहीं बचा है ना, मतलब तो मैं तो अक्सर सुबह उठता हूँ तो जो ट्विटर के जो ट्रेंड्स होते हैं उन्हें ही जो है ना हाइड करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं यार ये मैं जो देख रहा हूँ ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा है ना, मतलब तो आपको आंखों से पॉलिश से साफ करना तो अब मैं वो क्लीन हो जाए। एग्जैक्टली, तो मैं ट्रेंड्स वाले में तो अब जाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना। और सुबह कोर्ट की खबरें या डॉलर कोई एक ऐसी क्या बात कर लेते जो 3 मीम्स के बराबर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब यही चल रहे हैं ना, तो वही आपकी बात तो काफ़ी सिली होती है ये बात कि किसी को रोक दिया प्रेस क्लब में जाने का। सबका हक है जी, सबकी राय है, और अगर आप आज़ादी राय की बात करते हैं तो फिर आज़ादी है। और या तो इससे बंदा, या तो यार वो कहते हैं कि यार देखो एक ही जगह होती है जहाँ पर हम बात कर सकते हैं और वो है प्रेस क्लब, उसके बाहर तो टेपें लग जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। आप रोड पर आ गए, इन्होंने मैदान में कर लिया। कंपैरेटिवली कराची प्रेस क्लब में जो है बहुत ज़्यादा, क्यों वसत साहब, ये वसीउल क़ल्बी है कि वो जिसको पूरे पाकिस्तान में कहीं एहतजाज की जगह नहीं मिलती, वो कराची प्रेस क्लब के सामने आके बैठ जाता है और जब तक चाहता है बैठा रहता है। ये रिवायत है बिल्कुल कराची प्रेस क्लब की, लेकिन अब वहाँ भी जो पुलिस है वो उठाने की कोशिश करती है। पहले ज़माने में ये होता था, पिछली आमरीतों में, कि वो इसलिए नहीं उठा पाते थे कि ख़ुद सहाफ़ी अंदर से निकल के आ जाते थे और वो कहते थे भाई क्या कर रहे हो, गोलगप्पा शुरू हो जाता था, तो उससे घबरा के जो इमेज के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है वो पीछे हट जाती थी कि अच्छा ठीक है हम यहाँ खड़े हैं, आप नारेबाजी करते रहें। लेकिन अब होता यह है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैंप रात को या सुबह उखाड़ दिए जाते हैं और दिन में भी कभी कभी चार्ज वगैरह हुआ है। वजह यह है कि सिविल सोसाइटी और ख़ुद जो सहाफ़ी हैं जो गम रोज़गार के चक्कर में हैं, जो कि सहाफ़ियों से ज़्यादा अब फैक्ट्रियों के वर्कर बना दिए गए हैं, और जिस तरह की मीडिया की हालत है, ऊपर की बालाई की मैं बात नहीं कर रहा, बालाई के नीचे जो मीडिया के अंदर हालत है वो हम ही लोग जानते हैं और बाकी लोग हमें ज़ाहिर है लिफाफा जर्नलिस्ट समझते हैं तो समझते रहें। तो उसमें वो जो रिवायत है वो भी दम तोड़ती नज़र आ रही है। लेकिन अगर कंपेयर करें दीगर शहरों के प्रेस क्लब्स के मुकाबले में
तो आज भी कराची प्रेस क्लब की जो जमहूरी इक़दार हैं इस गए गुज़रे ज़माने में भी वो निस्बतन बाकियों से बेहतर लगती हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि एहतजाज करना तो हक होता है सबका। यार आप हक को भी छोड़ दो, ठीक है, हक छोड़ दें, ठीक है, क्या मिलता है आपको? क्या अचीव कर लिया आपने प्रेस क्लब में जाने से रोकने पर? अब आप फेसबुक लाइव भी कर सकते हो जिसमें शायद इतने ही लोग या इससे ज्यादा लोग भी ट्यून इन कर लें। तो पॉइंट इज कि अब वो ये ऐसे है ना कि यार मैं हवा को थैले में बंद कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते। और ये है कि जब तक एवरी टाइम यू डू इट यू लुक स्टूपिड। अच्छा, प्रेस क्लब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये होता है कि 4 लोगों ऑथराइज होते हैं बोलना और आराम से प्रेस क्लब सवाल जवाब करके निकल जाते हैं। जब आप बतौर खास मुबश्शिर और ज़रार वो कोयटा प्रेस क्लब का बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगा। अगर कराची प्रेस क्लब के बाद मुझे फौरी तौर पे याद आया, वहाँ अगर मैं लापता अफराद की ही मिसाल दूँ तो कराची प्रेस क्लब के बाहर वो जब चाहें बैठे रहते हैं और बरसों से बैठे हुए हैं और तकरीबन उस माहौल का हिस्सा ही बन गए हैं। यही हाल कोयटा में भी है कि प्रेस क्लब के बाहर इस तरह के इज्तिमात बैठ जाते हैं और वहाँ और मैं इस लिहाज से कोयटा को ज़्यादा नंबर देता हूँ कि वहाँ गैर यकीनी खौफ और दहशत का माहौल कराची की निस्बत ज़्यादा है। जान की जो ज़मानत है वो निस्बत कम है। उसके बावजूद भी ये जो ट्रेडिशन है बाहर बैठने की और उनको डिस्टर्ब ना करने की, वो कराची के बाद कोयटा में मैं देखता हूँ। ठीक है। मैं ये कहता कि जब आप इजाज़त नहीं देते ना, होता है कि पूरा हजूम में ना 10 लोग उधर जाते हैं, 10 लोग उधर जाते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं जो उनका मुंह में आए, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, तो वो जैसे आप कह रहे हो वो और ज़्यादा जो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। लेट देम स्पीक एज पाकिस्तानी एज एनीवन एल्स इज। तो मतलब मैं तो कहूँगा वही स्टूपिड या काउंटर प्रोडक्टिव। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता अप्रैल में कराची से एक बच्ची जो है कमसिन लड़की दुआए ज़हरा वो गायब हो जाती है, हेडलाइंस में आता है और इवेंचुअली फिर वो कुछ हफ्ते बाद जो है पंजाब से बरामद होती है और ये पता लगता है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है। उस वक्त उसे एक जज के सामने पेश किया जाता है और जज उनको दोनों मियाँ बीवी को छोड़ देते हैं कि कहीं पर भी आप जा सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बालिग नहीं है अभी, या कम से कम उसका तयन होना ज़रूर बाकी है। उसके बाद ये केस जो है सिंध हाई कोर्ट में उनके जो वालिदैन हैं वो फाइल करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो कमसिन थी, उसको बाजियाब कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट हुक्म देता है। कल उस जोड़े को चिश्तियाँ जो कि भावल नगर के करीब एक शहर है वहाँ से बाजियाब करा के और आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। बच्ची जो है वो अभी भी कह रही है कि वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाह रही और ना ही अदालत ने जो है वालिदैन से मिलने की इजाज़त दी, क्योंकि बच्ची कह रही थी कि मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलूँगी। वालिदैन का मौक़िफ़ ये है कि वो 14 साल उस बच्ची की उम्र है, जबकि वो बच्ची ख़ुद कह रही है कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल है। अदालत ने इस पर जो वकला के बयानात के बाद उस बच्ची को पनाह शेल्टर होम में भेज दिया है और कहा है कि एक मेडिकल टेस्ट के थ्रू के ज़रिए इस बात का तयन किया जाए कि उसकी उम्र क्या है। अच्छा, कागज़ात में जो है उसकी उम्र है 14 साल जो पुलिस ने पेश किए हैं, मगर बच्ची का ये कहना है कि वालिदैन ने शायद उसकी उम्र जो है कम करके लिखवाई थी या कुछ ऐसा होता है। तो उसके अलावा तिब्बी तौर पर ये कैसे मुमकिन है, ये ज़रा हमने जो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमैया मौजूद जो ख़ुद इस प्रोसेस को बड़ी अच्छी तरीके से जानती है, इस वक्त जिना हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर सुमैया मुझे ये बताइएगा कि ये जो जब अदालत हुक्म देती है कि किसी भी कमसिन बच्ची की उम्र का तयन किया जाए कि वो बालिग है या नहीं, तो जब वो आपके पास आती हैं ऐसी बच्चियाँ, तो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप पता करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट और या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स उसकी उम्र के बारे में कुछ और कह रहे हों? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन कि ये सारा प्रोसेस कितना लंबा होता है। अच्छा, पहले तो मुबश्शिर साहब मैं एक चीज़ क्लियर करूं, आपने इंटरचेंजेबली टर्म यूज़ किया है बालिग का। बालिग जो है दैट इज एसेंशियली बलूगत, दैट इज प्यूबर्टी। वो
अंडर सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो आ रहा है वो 18 साल हमारा लीगल एज हो जाता है। तो बलूगत की एज इज अराउंड 12-13 एंड शादी का जो अलाउंस है वो 18 के बाद है। ये सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इस तरीके से इसको देख रहा है। अच्छा, सुमैया साहब इसमें सिर्फ साहिबा क्लैरिफाई कर दूं कि आज अदालत में यही बात जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि बदकिस्मती ये है कि ये जो शादी जहां तय पाई है वो पंजाब में तय पाई, तो जहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो दैट इज वो एक लीगल कॉम्प्लिकेशन थी, दैट इज व्हाई आई डिडंट मेंशन बट यू थैंक यू। वहां पर रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज द लीगल एज एज 16 फॉर गर्ल्स जी। तो उसमें भी ये वाली बच्ची अब ये 16 की है या नहीं है ये देखना बाकी है। रहा प्रोसीजर का सवाल कि एसओपीज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है फॉर एज असेसमेंट, उसमें सबसे पहली बात आपने खुद कही डॉक्यूमेंट्स। किसी भी मेरे पास अगर अच्छा ये बात भी आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एज असेसमेंट जो है वो सिर्फ मेडिको लीगल ऑफिसर नहीं करता या वुमन मेडिको लीगल ऑफिसर नहीं करती, इसका एक बोर्ड होता है बाकायदा। वुमन मेडिको लीगल ऑफिसर या मेडिको लीगल ऑफिसर डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, वो होता है, ठीक है, वो एग्जामिनिंग डॉक्टर कहलाता है। उसके बाद देन वी हैव द कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट who is ideally should have a very good experience in assessing age on the basis of ossification data. Third जो उसमें होते हैं वो हमारे technically qualified police surgeon या additional police surgeon होते हैं। Again, that person is expected to have a significant experience in handling such cases because this is a very tricky case. इसको सिर्फ एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये हमारे पास इस किस्म के केसेस आते हैं तो जैसे मैं एग्जामिनिंग डॉक्टर हूँ या मैं कन्वीनर हूँ उस बोर्ड की, व्हाटएवर, जैसे भी डिपेंड करता है, तो पहला काम मेरा ये हो जाता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स देखूंगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, लोकल बॉडीज का बर्थ सर्टिफिकेट, देन अगेन वी हैव नादरा का बी फॉर्म। इन एडिशन टू दैट, जैसे इस केस में एक एक्स्ट्रा आपके पास चीज है विच इज द पेरेंट्स निकाहनामा। अब द पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 2005, तो ऑब्वियसली शी वुड हैव बीन बोर्न आफ्टर 2005। बिफोर 2005 तो आप उसके बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली 3-4 डॉक्यूमेंट्स आ गए। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो बेसिकली उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में, हमारे बच्चों की बॉडी में क्या क्या आते हैं विद द एडवेंट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी या बलूगत हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रही होती है। उसमें लड़कों में, लड़कियों में कुछ चेंजेस आते हैं जिसमें इनिशिएशन ऑफ मेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर है, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बाद हम उनको बालिग कहने लगते हैं। ना सिर्फ ये असेस करना है कि किस उम्र में ये हुए, यानी कितने साल पहले ये सब चीज स्टार्ट हुई कि व्हेन डिड द पीरियड स्टार्ट, एक चीज तो ये। दूसरी चीज उससे एसोसिएटेड जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, हम वो भी वहीं पर असेस कर लेते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट द बलूगत हैज प्रोग्रेस्ड, लाइक 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, तो मुझे एक रफ आइडिया हो जाता है बिकॉज आई नो कि अच्छा डॉक्टर साहिबा, कलामी के लिए माजरत, हमारा वक्त थोड़ा सा खत्म हो जा रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना होता है, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस इन कामों में तो होता है, और क्योंकि ये एक बड़े लीगल और टेक्निकल है कि अगर 16 से कम है तो फिर नहीं शादी हो सकती है, 18 से कम है तो कितना मार्जिन ऑफ एरर इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मैं मार्जिन ऑफ एरर तक एकदम से जंप नहीं करूंगी, जरा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा, आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ। हम जो बात करते हैं कि जी मेडिकल टेस्ट करें एज असेसमेंट के लिए, वो इसका चौथा हिस्सा है पूरी एज असेसमेंट के प्रोसेस का। जो एक्सरेज की हम बात करते हैं, एक्सरेज जो है वो बेसिकली हड्डी के उस एस्पेक्ट को टारगेट करता है जहां से हड्डी ग्रो कर रही होती है, जिसको ऑसिफिकेशन सेंटर कहा जाता है। तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो आता है 1 to 2 years to 2 to 3 years भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स। तो आपको नहीं पता कि जो एज दी जाएगी वो 17 से 18 दी जा सकती है, 16 से 17 दी जा सकती है, मगर इसमें प्लस माइनस 1 year आइदर साइड पे आ सकता है। तो देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर, लाइक आप 17-18 बट नियरर टू 17, 16-18 बट नियरर टू 16, दैट्स हाउ इट गोज। तो मतलब कि इस रिपोर्ट के बाद भी शायद केस क्लोज ना हो, शक रहता है। पहले 3 बहुत पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मैं एक और बात इसमें ऐड करूं, इसमें दांतों का जो गिनना होता है, हम दांत भी गिनते हैं क्योंकि 32 दांत जो कंप्लीट होते हैं वो 22 to 25 years के एज में कंप्लीट होते हैं। वी विल काउंट द टीथ एज वेल। मतलब ये देखिए, ये पाइल अप हो रही है एविडेंस। बेसिकली आपने सिर्फ मेडिकल टेस्ट या एक्सरेज की बेस पे नहीं देना होता है एज, आपने हर एस्पेक्ट को देखना होता है, हर एस्पेक्ट को देखना है। तब जब आप इन चारों को देखते हो तब आपका मार्जिन ऑफ एरर कम होके 1 से 2 साल पे आता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। लेंगे वक्फा और फिर थोड़ी सी अपनी नज़र डालेंगे भारत की जानिब आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, कई सालों से ऐसा हो गया है कि एक हम कहते हैं ना कि जी एक चीज़ की बार बार तकरार की जाए तो वो नॉर्मल सी लगने लगती है। भारत से जब भी इस तरह की हफ्ते में एक आध बार खबर आती है कि जी किसी ग्रुप ने, हिंदू ग्रुप ने वहाँ मुसलमानों की नस्ली सफाई का नारा लगा दिया है या उनके तिजारती या कारोबारी बाइकआउट की अपील कर दी है और कुछ इलाक़ों में दुकानदारों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, घरों में घुसा जा रहा है, या ये कि ये तो गैर मुल्की हैं, इन्हें हिंदुस्तान से ही निकाल दो, ये इतने तवातुर के साथ चीज़ें आती हैं कि अब लगता है कि भारत से और क्या आएगा, ये वहाँ की नॉर्मल सूरत हाल है। लेकिन इससे शय पा के पिछले हफ्ते थोड़ा सा और इसको बार को ऊंचा करने की कोशिश की गई जब बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा ने एक टीवी मुबाहिसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा के बारे में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। उसके बाद बीजेपी दिल्ली के कोई मकामी रहनुमा हैं नवीन कुमार जंदल, उन्होंने भी कुछ तौहीन आमेज़ कलमात कहे होंगे। तो बम्बई में मुसलमानों का मुजाहरा हुआ और उसके बाद यूपी का शहर है कानपुर, वहाँ भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ और कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। रज़ा अकेडमी है, बहुत ही सरकर्दा इल्मी इदारा है, उसने इन दोनों के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवाई। ये तो खैर भारत का अंदरूनी मामला था, लेकिन फिर ये रफ्ता रफ्ता ये जो आग है, इसलिए कि भारत की हुकूमत बिल्कुल इस पर खामोश हो गई, एक तरह से कोई ला ताल्लुक़ी का जैसे कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई। तो रफ्ता रफ्ता ये जो बेचैनी है रिश्ती रिश्ती भारत से बाहर आने लगी। सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस दफ्तर ख़ारजा ने उसका नोटिस लिया, सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने एहतजाज किया और आज ISPR का भी मजम्मती बयान सामने आया है। और उसी दौरान कतर की नायब वज़ीर ख़ारजा हैं लोला अल खातिर, उनका भी ट्वीट आया। अब पाकिस्तान अगर किसी भी बात की मजम्मत करता है भारत में तो भारत कहता है हिस्ट, इसलिए कि 75 साल से अब इसके अलावा और कर ही क्या रहे हैं। लेकिन जब किसी गल्फ स्टेट के किसी आला ओहदेदार की जानिब से ट्वीट आता है तो फिर भारतीय दफ्तर ख़ारजा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। अच्छा, फिर कतर के बाद भी भारतीय दफ्तर ख़ारजा कहता रहा कि असल में ये आदि मालूमात हैं, गलत फहमी हुई है, भारत में तो सदियों से मुख्तलिफ बरादरियाँ एक साथ रह रही हैं और इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया ने इनके कानों को भर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब गल्फ़ की जो रियासतें हैं जैसे कुवैत है, ईरान है, ओमान है और सबसे बढ़ के सऊदी अरब, उनकी जानिब से रियासती सतह पे रद्द अमल आना शुरू हुआ, तब कहीं जाके बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि अब हो गया है मामला सीरियस, लिहाजा उन्होंने अपनी तर्जुमान नूपुर शर्मा उनको तर्जुमानी से फारिग कर दिया और जो जंदाल साहब हैं उनको तो पार्टी से ही निकालने का ऐलान कर दिया। कतर, कुवैत, तेहरान और इस्लामाबाद ने सफारतकारों को तलब करके इस तौहीन पे तहरीरी एहतजाज किया। सफ़ीरों और आला सफारती ओहदेदारों से कतरी वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐसे वक्त जबकि भारत के नायब सदर वेंकटा नायडू दोहा में मेहमान थे, भारत से खुले आम माफ़ी का मुतालबा किया। और फिर सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इस तौहीन आमेज़ तबसरे को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। ओमान के मुफ्ती आज़म शेख हम्माद अल खलील, उन्होंने इन तौहीन आमेज़ कलमात को तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करार दे दिया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि एक अरसे से भारत में अक़लियतों और उनकी इबादतगाहों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो माहौल सिस्टमेटिक तरीक़े से परवान चढ़ाया जा रहा है, इस वाक़े पे, ये जो तौहीन का ताज़ा वाक़या हुआ है, इस पे हैरत नहीं करनी चाहिए। इससे एक हफ़्ते पहले जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने दफ्तर ख़ारजा से रिलेटेड एक थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट पे तबसरा करते हुए इस बात पे तशवीश का इजहार किया था
कि भारत में अक़लियतों को हदफ बनाने का रुझान सोचे समझे मंसूबे के तहत निचले सरकारी लेवल की हद तक जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन भारतीय दफ्तर खारजा ने एंटनी ब्लिंकन की जो मालूमात हैं उन्हें भी नाक़िस और आधा करार दिया था। फिर मिस्र से लेके खलीजी रियासतों तक सोशल मीडिया ने झंडा बुलंद कर दिया और भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम, इसका हैशटैग नमूदार होने लगे। बल्कि कुवैत में तो जो कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे उन्होंने चीज़ें भी हटानी, भारतीय मसनूआत हटानी शुरू कर दी थी। अच्छा, बीजेपी और हुकूमत ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार के बयानात से अब मुकम्मल लाताल्लुक़ी का इजहार किया है और कहा है कि भारत दरअसल हमेशा से फराख दिलाना रिवायात का अमीन रहा है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हम ऐसे नहीं हैं। मसला सिर्फ ये है ज़रार और मुबश्शिर कि ऐसा कि भारतीय हुकूमत को या बीजेपी को अचानक से हुआ कि ओहो गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए। मसला सारा इकोनॉमिक्स का है। जी सर, देखें, खलीजी ममालिक में 40 लाख के लगभग भारतीय तारिकीन वतन और कारकुनान आज से नहीं हैं, अशरों से रह रहे हैं। खलीजी ममालिक और भारत के दरमियान तिजारत का जो हजम है वो इस वक्त 190 अरब से लेके 200 अरब डॉलर के दरमियान है, यानी भारत की टोटल जो तिजारत है उसका 19% जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर रियासतों के साथ है। यूएई भारत का तीसरा बड़ा तिजारती साझेदार है, सऊदी अरब चौथा बड़ा तिजारती साझेदार है और इराक पांचवा बड़ा है। अमाराती और सऊदी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर तेल, गैस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है और उसमें अरामको और रिलायंस जो है उनके दरमियान जो रिफाइनरीज के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। अच्छा, मोदी भाई जो हैं हर खलीजी रियासत का ना सिर्फ दौरा कर चुके हैं पिछले 4 साल में, बल्कि वो जो आला तरीन एजाज़ात हो सकते हैं किसी भी रियासत के वो भी हासिल कर चुके हैं। उसकी वजह से कश्मीर के मामले में किसी हद तक भारत जो गल्फ के ममालिक थे उनको न्यूट्रलाइज करने में किसी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन अब ये जो ताज़ा तरीन छक्का बीजेपी पार्टी के अंदर से लगा है तो भारत को ये खौफ है कि उसे जो अब तक की कामयाबियां मिली हैं उन पे कहीं पानी ना फिर जाए, ये सब खाक में ना मिल जाए। मैं इतना ही बता सकता था। जरा जी मैं बस एक अपडेट आपको दे दूं कि अब मालदीव्स ये मतलब अब मिडल ईस्ट से बात आगे निकल गई है, मालदीव्स और इंडोनेशिया से भी इसकी मजम्मत की गई है। अच्छा, अब आपने बहुत खूबसूरती से बताया है कि भारत का यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है। आरफा खानम शेरवानी जो आपको पता है एनडीटीवी के लिए भी जर्नलिस्ट रही हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था कि जब भारत के मुसलमान अपनी आवाज़ उठाते हैं इस तरह के बयानात के खिलाफ तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, गिरफ्तार किया। जब अरब ममालिक में आवाज़ उठाई जाती है तो बीजेपी, मतलब उनके अल्फाज नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेट जाती है और फिर लोगों को सस्पेंड कर देती है। तो डू अरब्स मैटर मोर देन इंडियंस टू नरेंद्र मोदी? तो जवाब है कि हाँ बिल्कुल, और आपने बता दिया है क्यों। अच्छा, अब ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको पता है कि मतलब मुसलमानों को मारा भी जाता है, घर बुलडोजर होते हैं, इतने रिएक्शन नहीं आता गवर्नमेंट लेवल से फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। ये रिएक्शन भी आया है मेरा ख्याल है पब्लिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये ऐसे आपने कहा ये हैशटैग ये ऑर्गेनिकली हुआ था। मैं भी देख रहा था गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके जर्नलिस्ट से लेके आम शहरी सब लगे हुए हैं, बल्कि एक तस्वीर गर्दिश भी कर रही है कि कुवैत की है शायद, जिसमें एक गार्बेज ट्रक के ऊपर मोदी की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये अब ये जो सिलसिला है ये 2020 से ही कुछ हद तक चलता जा रहा है, जब आपको पता है कि कुछ 9-10 भारतीय शहरियों को यूएई से एक्सपेल भी किया गया था क्योंकि वो पोस्ट कर रहे थे जैसे वो मद्रास में बैठे हुए हैं और बैठे वो थे रियाज में। तो ऐसा तो नहीं चल सकता। क्या इम्पैक्ट होगा इनकी फॉरेन पॉलिसी पर और इंटरेस्ट पर ये देखा जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इट इज एडिंग टू द एंटी इंडिया फीलिंग मिडिल ईस्ट में। एक वक्फा लें। वेलकम बैक। और अब हम बात करते हैं सीरियल किलर्स और शहद की मक्खियों के बारे में। और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बंदा पागल हो गया है, क्योंकि सीरियल किलर्स और शहद की मक्खियों के क्या ताल्लुक हो सकता है। तो बिल्कुल है। अच्छा, अब सीरियल किलर्स की जो मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी सीरीज आपने यकीनन देखी होंगी, साइलेंस ऑफ द लैम्स, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि
जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं पुलिस से और इन्वेस्टिगेटर से इनको पकड़ने के लिए, वो उनको देखने में मुझे कम से कम बड़ा मजा आता है। और ये काम बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नॉर्मल क्रिमिनल्स की तरह नहीं होते, ये इनके बड़े अबनॉर्मल थिंकिंग होती है। तो आपको भी थोड़ा अबनॉर्मल होना होता है इनको समझने के लिए और फिर समझने के बाद इनको पकड़ने के लिए। तो इस कोशिश में पुलिस की मदद की, यूके में पुलिस की मदद की शहद की मक्खियों ने। और वो कैसे? क्योंकि शहद की मक्खियां जिस तरह, और सीरियल किलर्स का तरीका वारदात तकरीबन एक ही है। वो ऐसे कि जब शहद की मक्खियां अपने छत्ते से निकलती हैं और खुराक की तलाश में, तो वो उन फूलों के पास नहीं जाएंगी जो उनके छत्ते के बिल्कुल बराबर में हो। जैसे ये छत्ता है, ये फूल है, वो यहाँ नहीं जाएंगी, वो जाएंगी थोड़ी सी दूर। जैसे यहाँ पर मेरा फोन पड़ा हुआ है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, क्योंकि घर के नजदीक ही जाना है, बहुत दूर नहीं जाना, लेकिन इतना नजदीक नहीं कि कोई परिंदा या कोई उनको जो खाने के लिए चीज हो, जो जानवर होते हैं, वो उनका घर तलाश कर सके। अच्छा, सीरियल किलर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अपने घर के करीब ही कत्ल करेंगे, लेकिन इतने करीब नहीं कि पड़ोसियों को पता लग जाए या पुलिस को शक हो जाए। तो एक पुलिस के डिटेक्टिव, जिनको शहद मक्खियों पालने का भी शौक था शायद, उसने इसको स्टडी किया, फिर इसका एल्गोरिथम बनाकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किया और काफी फायदेमंद भी हुआ। अच्छा, अब ये तो हो गई शहद की मक्खियों की बात। बहुत ऐसी, अब सोचे कि एक आइडिया ऐसी आपके जहन में आया, हमारे पास भी हजारों इस तरह के आइडियाज आते हैं, हम सोचते हैं और फिर फेंक देते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि बचपन में मैं हमेशा ये सोचता था कि जब बारिश होती है तो कीड़े क्या करते हैं। हाँ, और खास तौर पर ये जो मक्खियां हो गई या मच्छर हो गए या तितलियां हो गई, क्योंकि तितलियों के जो पर हैं वो इतने बारीक होते हैं, इतने नाजुक होते हैं, तो जब बारिश उन पर गिरती रहेगी, ये तो ऐसे होगा ना कि जैसे पानी की गोलियां कोई यहाँ पे चला रहा है, तो वो कैसे बचती हैं। तो अब इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही मैं देख रहा था, बड़ी अजीब बात है कि अब पता लगा है कि तितली के जो पर है उसके जो डिजाइन है वो ऐसा है कि उसके ऊपर बारीक, और बारीक से मैं मुराद है माइक्रोस्कोपिक, आपको माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेंगी, सुइयां हैं। तो जब पानी का कतरा उनके ऊपर गिरता है, आप समझे कि एक बलून है जो एक सुई के ऊपर गिर रहा है, वो बिखर जाता है, वो उसके छोटे छोटे और बबल्स बन जाते हैं, तो विंग के ऊपर जो इंपैक्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो और ये जो अब डिजाइन है, ये इसको स्टडी किया जा रहा है कि इस छतें शायद इससे बनाई जाएं ताकि दुनिया के जिन एरियाज में बहुत तेज बारिश होती है उसका इंपैक्ट जो स्ट्रक्चर्स पर होता है या गाड़ियों पर भी या जहाजों पर, उसको कम किया जाए। तो एक वाटर प्रूफ नहीं, लेकिन नेचुरली वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस है। अच्छा, अब अगर ये मुझे तो बहुत ये बात इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन इससे ज्यादा भी इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जैसे सिकेडाज, मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं, या ड्रैगन फ्लाइज, और इनफैक्ट मक्खियां भी, जिनका जो पूरे दिन मतलब कहीं ना कहीं कचरे में खुराक अपनी ढूंढ रहे होते हैं या ये, लेकिन वो कभी एज सच बीमार नहीं होते। तो ये कैसे? तो पता लगा कि सिकेडाज और ड्रैगन फ्लाइज की जो पर हैं उनके ऊपर, अब मैं इनको माइक्रोस्कोपिक भी नहीं कहूंगा, इनको कहा जाता है नैनो पिलर्स, इतने बारीक कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। तो अगेन वो पॉइंट्स बने होते हैं और वो इतने बारीक हैं कि जब बैक्टीरिया उन पर आके गिरता है तो वो ऐसे है कि जैसे मैं छुरे के ऊपर गिर गया और खुदकुशी कर जाते हैं और वो वहां ही मर जाते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनके ऊपर कोई एंटी बैक्टीरियल या सैनिटाइजर लगा हुआ है, वो नेचुरली ही 70 से 80% बैक्टीरिया को ऑन कॉन्टैक्ट मार देते हैं। तो इसका क्या, हमें क्या इसका फायदा हो सकता है? वो ये कि अब इसी डिजाइन को इस्तेमाल किया जा रहा है फूड रैपिंग में, क्योंकि फूड रैपिंग में एक बड़ा मसला होता है कि खराब हो जाए, गल जाए। तो फूड रैपिंग से पता लगा कि 70% ज्यादा देर ये अनस्पॉइल्ड और अनसिक्योर रहता है, और बल्कि जो तिब में जो मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई या हॉस्पिटल बेड्स, उन पर भी यही डिजाइन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि करोड़ों डॉलर बच जाएंगे, क्योंकि पहले आप उनको सैनिटाइज करते थे, ये वो, अगर ये आपने कर लिया तो 80% आपका काम वहां ही खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गए दो तितलियों के पर और ड्रैगन फ्लाइज के। लोकस्ट, टिड्डी दल, अच्छा बहुत मजेदार एक चीज है ये, क्योंकि ये हजारों मील का सफर कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में शायद मेरा ख्याल है कि 80 मील एक दिन में कवर कर सकते हैं विदाउट अ ब्रेक। ठीक है, आप भाग के दिखाओ मुझे, मर जाओगे। और एक जो स्वॉर्म था टिड्डी दलों का, वो अफ्रीका से कैरिबियन पहुंच गया, मतलब 5000 मील, और बीच में सिर्फ समुंदर। तो अब देखें कि एक जहाज
कोई भी हवाई जहाज, आप बोइंग ले लें, एयरबस को ले लें, उसको अगर आप चलाते रहेंगे तो विंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, राइट। लोकस के विंग्स में क्रैक्स क्यों नहीं आते? और वो इसलिए है कि अगर आप उनको एग्जामिन करें अगेन थोड़ा डिटेल में, तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर एक अजीब किस्म के पैटर्न बने होते हैं, वेन्स। तो क्रैक जब आता है तो जाहिर है कि जब वो इस्तेमाल में होता है, तो क्रैक जब बढ़ता है तो ये एक तरह से जब उस वेन को हिट करता है तो आप समझें कि वो उस क्रैक का स्पीड ब्रेकर बन जाती है और डैमेज वहां तक ही कंट्रोल हो जाता है। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ये जो हेलीकॉप्टर टाइप व्हीकल्स हैं, इसमें भी इस्तेमाल की जाएगी नेचुरल क्रैक रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो शोबा है कि आप देखें कि कुदरत में ने इस चीज को कैसे किया है और फिर आप उसको ट्रांसलेट करें, कॉपी करें, इसको कहा जाता है बायोमिमिक्री। और ये मतलब मेरे लिए तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। और इसकी बहुत, इसमें अभी मतलब हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या कुछ नहीं पता है इसके बारे में। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, पानी की किल्लत, ठीक है। अब पूरी दुनिया वाटर स्कैर्स ही हो रही है, पाकिस्तान भी वाटर स्कैर्स हो रहा है। एक नमीबिया के एक डेजर्ट है साउथ वेस्ट अफ्रीका में, और बिल्कुल मतलब एक कतरा पानी आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पर एक कीड़ा मिलता है, नमीबियन डेजर्ट बीटल, और उसकी खासियत यह है कि वो हवा की नमी में से उसके डिजाइन ऐसा है कि उसके ऊपर पानी कंडेंस होता है, फिर वो उसकी टांगों वांगों से गुजरते हुए उसके मुंह तक पहुंच जाता है। तो एक इंजीनियर ने देखा, उसने कहा कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसका कैसे फायदा उठा सकता हूं। तो उसने एक मेथड निकाला है जिससे मतलब हवा की नमी से और खासतौर पर फॉग से आप पानी एक्सट्रैक्ट करें। बल्कि अभी इनफैक्ट शो से पहले मैं पढ़ रहा था कि एक सेल्फ फिलिंग वाटर बॉटल डिजाइन की जा रही है जिसकी इंस्पिरेशन है ये छोटी सी चीज। तो जब अगले दिन आपके बच्चे, क्योंकि बच्चों का शौक होता है ना कि गार्डन में जाके कीड़ों को देखें, तो कहो कि ना सिर्फ देखें बल्कि समझें भी, और हो सकता है कि हमारा भी कोई इसमें से फायदा निकल आए। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।